हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लास्ट जो है एजेंट डिस्कस करते हैं वेव को। वेव क्या क्या चीज़ें बनाती है इरोड कर कर, या फिर डिपोजिशनल की तरह काम करती है कि नहीं करती है। अब देखो क्या होता है, जो सरफेस वाटर होता है अगर वो एकदम से ऊपर हो और उसके बाद वो नीचे जाए, ये जो इसने हाई और लो लगाए, ये इसके हाई पॉइंट और ये इसके लो पॉइंट। लो को आप कहते हो ट्रफ, हाई को कहते हो क्रेस्ट। जब ऐसा अप एंड डाउन मूवमेंट पानी में, समुद्रों में होता है, उसको आप कहते हो वेव्स। सी वेव्स सबसे ज़्यादा पावरफुल एजेंट्स होते हैं ऑफ ग्रेडेशन, एंड देयर इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल प्रोसेसेस आर कन्फाइंड टू अ वेरी नैरो बेल्ट अक्रॉस कोस्टल एरियाज। हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। समुद्री जो इलाके हैं उसके आसपास देखने को मिलेंगे एक नैरो बेल्ट में, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, एक जो वेव है, अब वो योग्यता बीच ओशन में जाकर तो कुछ डिपॉजिट करेगा नहीं, करेगा भी तो कुछ कभी बनने नहीं वाला। आप एक साल तक श्रेया किसी समुद्र में पत्थर फेंक रहे हो, उसका लेवल बढ़ जाएगा क्या? या वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही यहाँ पर राइटर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, बिस्मेन ठाकुराइन, कि जो कोस्टल इलाके हैं उसके आसपास नैरो बेल्ट में ही इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क होता है सी वेव्स का। इतनी बात समझ पाए? क्योंकि लैंड फॉर्म भी तो वही है योग्यता, है ना? समुद्र के बगल में लैंड फॉर्म ही तो है, उसी को तो हम लोग कहते हैं बिस्मेन बीच, राइट? सबसे पहले ये देखते हैं समुद्र की ये जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, ये क्या क्या चीज़ें बर्बाद करती हैं और क्या बनाती हैं। तो सम ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ सी वेव्स आर सी क्लिफ, सी केव, सी आर्क, सी स्टैक, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जैसे ये आपको जो बोल रहा है, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, जैसे बीच पार वगैरह। आप इस पर आओ डायरेक्टली सी क्लिफ पे। ये सारे के सारे टर्म्स हम जान चुके हैं इसमें 7th क्लास में, यहाँ पर तो कुछ भी नया नहीं है, ठीक है? सी क्लिफ, सी क्लिफ्स क्या होती है? दे आर स्टीप रॉक फेसेस फॉर्म्ड व्हेन सी वेव्स डैश अगेंस्ट देम। अब डैश अगेंस्ट देम का मतलब होता है स्ट्राइक अगेंस्ट देम। ये कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि बिल्कुल कोस्टल एरियाज में बगल में खड़े होते हैं, हल्के से पानी में भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे पानी में सर रॉक कैसे चला गया? देखो, शुरू से वो पानी में नहीं था, ऐसा नहीं था, आपको भी पता है। देखो, पानी में कभी कोई रॉक बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता श्रेया? अगर आज एक पार्टिकल आएगा छोटा सा तो वो डूब जाएगा, घुल जाएगा। फिर कुछ अगर एक बोरी अगर आप डाल भी दोगे तब भी वो धुल जाएगी, घुल जाएगी पानी के अंदर। और समुद्र के अंदर जो ओशन करंट्स होते हैं, इसमें वो एक जगह टिकने भी तो नहीं देगा पार्टिकल्स को। क्या बोरी पे बोरी, बोरी पे बोरी जगह डालते चल रहे हो? अगर ऐसा होता तो श्रेया ठाकुराइन, अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया के सारे जो बीचेस हैं आज वो बड़े बड़े रॉक या माउंटेन्स में कन्वर्ट नहीं हो गए होते? सदा बाहर वहाँ पर योग्यता रेत जो है वो फैली रहती है। अगर ऐसा होता, रेत तो बहुत होती है बीच के आसपास, जिसमें उड़ीसा के जितने भी कोस्ट हैं, ये सारे के सारे माउंटेन्स या एटलीस्ट हिल में तो बदल ही गए होते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप खुद भी देखते होगे बारिश होती है कोस्टल एरियाज में एक तो आसपास,
गीली मिट्टी हो जाती है। फिर वेव एक्शन भी कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करता रहता है। कभी कभार फ्लडिंग भी होती है जो पूरा एरिया डूब जाता है ना। रॉक या किसी भी हिल को बनने के लिए एक रूल जानते हो ना, वहाँ पर मिट्टी सूखी लेयर में एक दूसरे के ऊपर चढ़ती रहे, फिर वो फिजिकली कंप्रेस होकर एक ठोस चट्टान बना दे और तब वो चट्टान रॉक की फॉर्म ले लेती है, राइट। ऐसी बनती है ना रॉक। अब वहाँ पर श्रेय क्या होता है कि रॉक हो सकता है वो पहले से ही हो, पानी आने वाले सालों के अंदर वहाँ पर बढ़ गया, या फिर जो सी का जो एरिया है वो एक्सपेंड हो गया, समझ गए। तो वहाँ पर रॉक खड़ी हुई थी। अब रॉक को जो रॉक थी वहाँ पर, अब उसको आप ऐसा मान लो जैसे केव्स नहीं होती हैं ठकुराइन, केव्स की दीवारों पर जब ये पानी स्ट्राइक करता है, अब वो शुरू में केव तो कुछ भी नहीं होता है, रॉक ही तो होती है श्रेया, जो हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस लेक्चर्स में। उसकी दरवाज़ों पर, उसकी दीवारों पर पानी स्ट्राइक कर रहा है तो वो एक बड़ा सा होल बना देती है, और वो होल अंदर तक जाते जाते जब वो पानी अगेन वो इरोड करता करता आगे तक जाता है, और इसमें हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर निकल गया, तो वह प्रॉपर तरीके से केव है। और फिर उसी के अंदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि हमने एडवांस लेवल के अंदर देखे, कास्ट टोपोग्राफी, राइट, स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट्स, है ना, पिलर्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब ऐसे ही अगर कोई कोस्टल एरिया में अगर एक ऐसा पत्थर खड़ा हो और वहाँ पर अब पत्थर समझ गए ना कि कैसे खड़ा है, पत्थर वहाँ पर इसमें पहले से ही था, पानी का लेवल अब ऐसा बढ़ गया रिसेंट ईयर्स के अंदर, या आ गया है बहुत सारे सालों में, 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल, कि वो अब चट्टान जो है वो आपको बीचों बीच में दिख रही है, ठीक है। अब जैसे इंदिरा पॉइंट कल को दोबारा री इमर्ज हो जाए श्रेया, तो आप ये कहोगे कि मतलब ये पानी ने डिपोजिशन लैंडफॉर्म से बनाया इंदिरा पॉइंट को? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, पहले से ही है ना वो तो वहाँ पे, ठीक है। तो जो समुद्र की जो लहरें हैं, जब वो ऐसे रॉक्स पर, स्टीप रॉक्स पर, उसके फेसेस पर, उसके सरफेस पर जब वो स्ट्राइक करती हैं, सच रॉक्स गेट इरोडेड टू फॉर्म स्टीप वर्टिकल वॉल्स, बिल्कुल सीधी दीवारें जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग सी क्लिफ्स। अब ये देख रहे हो, ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आगे तक रही हो, ये जो लास्ट का कोस्टल लैंडफॉर्म है ये काफ़ी आगे तक रहा हो, ये मान लो ये परफेक्ट एग्जांपल है, ये यहाँ तक होगा, बिल्कुल होगा श्रेय यहाँ तक। अगर यहाँ पर है बीच समुद्र के अंदर तो पत्थर आके खड़ा हो नहीं सकता, ये पूरी टोपोग्राफी यहाँ तक तो होगी कम से कम। गया कहाँ ये बीच का हिस्सा, इतना सारा पानी ने तोड़ दिया, वेव एक्शन ने तोड़ दिया। अब जैसे ये भी देखो, ये भी जो है कम से कम इसमें इतना ऊंचा तो होगा ये यहाँ तक। अरे वो ये है तो वो एजेंट है ना एक दूसरे के पास भाई, तो वो ये बर्बाद, देखो बर्बादी भी करते हैं और आपस में वो कंसेप्ट भी करते हैं, केक कटेगा सब में बटेगा, सेम वही है, बस अलग अलग जगह पे नाम है, बस डेजर्ट रीजन में वो अलग नाम है, किसी जगह पर आपको लोइस मिल रहा है, किसी मशरूम रॉक मिल रहा है, समुद्र में आकर नाम चेंज हो जाएगा इसका, है वही, सारी चीज़ें वही वर्क कर रही हैं। हाँ ये तो, हाँ मैं बोलने वाला था, ये लाइव का ये नियम है, जिसको डगमगा के कोई ले गया तो ले गया। ठीक है, तो क्या लगता है श्रेया कैसा होना चाहिए हमें? माउंट एवरेस्ट। हिला के दिखाओ उसको। कोई सा भी एजेंट वर्क करके दिखाओ, उसको तोड़ के दिखाओ, बारिश करा के दिखाओ वहाँ पे। तो द रॉक्स गेट इरोडेड टू फॉर्म स्टीप वर्टिकल वॉल्स, ठीक है। उसके बाद है सी केव। अब जैसे केव लैंड पे जैसे वर्क करते हैं, पानी स्ट्राइक करता रहता है, पूरा का पूरा एक रॉक होती है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो ज़रा इस इमेज में, ये ऐसे पूरी की पूरी रॉक यहाँ पर ऐसे कवर्ड थी, वेव एक्शन यहीं स्ट्राइक करता रहा, यहीं स्ट्राइक करता रहा, इस पे इतनी बार ठोकर मारता रहा, इतनी बार मारता रहा ठोकर, कि ये एक जगह ही खुल गई पूरी की पूरी। अब यहाँ पे आराम से आप बोट निकाल के जाओ, यहाँ से घूमो, दोबारा घूमते रहो यहाँ पर।
ये सी केव। जब लंबे समय तक एक वेव अटैक होता रहता है ऑन द बेस ऑफ अ क्लिफ, उसकी वजह से रॉक मटेरियल इरोड होते हैं, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ केव्स। एंड क्योंकि ये एक्शन समुद्र में हो रहा है, सी में हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सी केव्स। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला हिस्सा कैसे खुल गया होगा? वेव्स इतनी ऊंची तो आई नहीं होंगी, ये कैसे? हाँ तो नहीं, हाँ नहीं तो कैसे पानी कैसे आया वहां पर? नहीं आया कैसे पानी? केमिकल रिएक्शन के लिए पानी भी तो जरूरी है, बारिश भी तो होती है, बारिश नहीं होगी यहाँ पे? कोस्टल एरियाज में बारिश होती है कि नहीं होती, कि सूखा पड़ा रहता है? छोटा सा सी के आप ये देख सकते हो, छोटा सा इसका हिस्सा ये, ठीक है। तो उसके बाद है आपका सी आर्क। अब सी आर्क के अंदर क्या होता है? व्हेन टू केव्स अप्रोच वन अनदर फ्रॉम ईदर साइड ऑफ अ हेडलैंड एंड यूनाइट, दे फॉर्म एन आर्क। अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर दो केव्स जो हैं, दे अप्रोच वन अनदर फ्रॉम ईदर साइड एंड दे यूनाइट टू फॉर्म एन आर्क। इसको हम लोग कहते हैं सी आर्क, क्योंकि एक्शन सी में होता है। एग्जाम्पल, नील आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। ये सब कुछ हमने भी इसमें 7th क्लास में करा था, आपको याद होगा, मैंने सारे ये डायग्राम्स ऊपर दिखाए थे, ठीक है। अब सी आर को एज सच वैसे तो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो कि ये जैसे एक ये रॉक जो है इट इज़ लाइंग, दूसरा रॉक ये है, एक के अंदर ये गैप बन गया है, दूसरे में अगर ये सी और वेव एक्शन अगर होता रहा तो ये भी गैप ये बन सकता है, वो है एक सी आर्क। और यहाँ पर कुछ ऐसा करके जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है प्रॉपर तरीके से, सी आर्क तो देखो ये होता है जो मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला, ये जब ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है केव ना रह के, अब होगा क्या, ये ना बीच में से क्रैक भी कर जाएगा, है ना। और यहाँ पर पता लग रहा है ना इतना बड़ा स्ट्रक्चर ही होता कैसे चला गया, इसके अंदर पक्का इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन इसका चेंज हो रहा होगा, है ना, बर्बाद हो रही होगी है, क्योंकि वेव्स इतनी ऊपर तो नहीं जा सकती हैं, राइट। बारिश हो रही है, इन ये जो पत्थर है इनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन है जो कि बदल रहा है, रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से अगर आम भाषा के अंदर समझने के लिए बोलूँ, ये जो चट्टान है सड़ सड़ कर टूट रही है, सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ ऐसा, और ये गैप ज़्यादा बड़ा बनता चला जा रहा है, राइट। ठकुराइन समझ में आ रहा है योगिता? तो गूंगी बन के क्यों बैठी रहती है, बोलना नहीं होता तेरे को ठकुराइन? हाँ मुशायरा चल रहा है ना यहाँ पे। सी स्टैक, फर्दर इरोजन बाय वेव्स अल्टीमेटली लीड्स टू द टोटल कोलैप्स ऑफ द आर्क। मैंने बोला ना आपको, जब ये होता चलेगा इसमें तो ये बीच में से इसको काट देगा, तोड़ देगा। द सीवर्ड पोर्शन ऑफ द हेडलैंड विल रिमेन एज अ पिलर ऑफ अ रॉक नोन एज स्टैक। एग्जाम्पल, ओल्ड मैन ऑफ हॉय इन स्कॉटलैंड, नाम है सी स्टैक का। और सी स्टैक क्या होगा उसके बाद, एक बस पिलर की तरह ये आपको देखेगा, ये अब वो जो स्ट्रक्चर था इसके साइड वाला वो टूट गया, गिर गया, जो भी था, अब बस रह गया इतना। इस पे भी लेकिन श्रेया वही एक्शन होता है, पता है, जब ही स्ट्राइक करेंगे ना सी वेव्स को, यहाँ पर भी एक दरवाज़ा खोल के रख देंगी, जैसे यहाँ पर ये देखो,
बस इसका अस्तित्व ही खत्म ही है। फिर है वेव कट प्लेटफॉर्म्स। जो ये फ्लैट सरफेस होता है विच इज फाउंड एट द बेस ऑफ अ सी क्लिफ्स, इसको हम लोग बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म्स। वेव कट प्लेटफॉर्म्स को एक और नाम से जाना जाता है वेव कट बेंचेस या फिर वेव कट टेरेस। ये बेंचेस और टेरेस है, ठीक है, बेंचेस टेरेस एक वर्ड नहीं होता। वेव कट बेंचेस या फिर वेव कट टेरेस। वेव कट प्लेटफॉर्म ये है। वो क्या रहा है यहाँ पर, फ्लैट सरफेस है एट द फुट ऑफ अ सी क्लिफ। अब जो ये इरोड करता करता जो ये बिल्कुल कोस्टल एरिया में बगल में लाके ये जो पटक रहा है, आप देख रहे हो ये इसमें बजरी, रेत, छोटे छोटे पेबल्स, ग्रेनुल्स, ये सब फैले हुए है ना। और स्ट्रक्चर भी देखने को ऐसा लग रहा है कि पानी यहाँ पर आता है, फिर स्टेप बैक कर जाता है, फिर आता है, फिर स्टेप बैक कर जाता है ना। अब ये जो साइड की ये जो क्लिफ्स हैं, ये जो लूज आउट हो चुकी है, इनका भी ग्रेवल और ये जो सेडिमेंटेशन ये जो हो रहा होगा, ये झड़ रहा होगा, है ना। बस ये जो पूरे का पूरे ग्लैंड बनता है एक प्लेन रीजन की तरह, इसको आप कहते हो वेव कट प्लेटफॉर्म। लेकिन ये जो कोस्टल इलाके होते हैं, आर दे गुड फॉर गुड एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर? सबसे बड़ा रीजन क्या होता है इसके पीछे, पानी का नेचर। कैसा पानी, खारा पानी। लेकिन एक प्लांटेशन बड़ी अच्छी तरीके की यहां पर हो सकती है, बताओ कौन सी? कोकोनट, वेरी गुड। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ वेव्स। नंबर 1 है बीच। सैंड और जो ग्रेवल हैं, दे आर मूव्ड एंड डिपॉजिटेड बाय द वेव्स along the shore to form beaches। ठीक है, रेत और जो बजरी है ये आगे मूव करती रहती है। अब वेव्स यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें मान लो कि वेव एक्शन की वजह से जो ये ग्रेवल और जो सैंड है ये बिल्कुल एक फ्लैट रीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने कोई भी बीच ऐसा देखा है जिसका जो प्लेटफॉर्म्स हो, जो सरफेस हो उसके अंदर वेरिएशन हो काफ़ी ज़्यादा? मतलब ये ऊबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे करके बन रखा हो, ये होता है कि आपको, आप क्या भाई ये बोल रहे हो शेरा के बीच पे चढ़ के जाना पड़ा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता ना। वैष्णो देवी तो नहीं है ना वो। दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ द सी। एग्जाम्पल, जुहू बीच along मुंबई कोस्ट, पुरी बीच इन ओडिशा एंड मरीना बीच इन चेन्नई। ये पुरी बीच कौन सा बीच है? और ये इसमें इसको मतलब ये गाहिर माथा या इसमें से कोई दूसरा नाम है क्या इसका, कि अलग से ही है ये? गोल्डन बीच कहते हैं इसको। अच्छा, गोल्डन बीच। मैं भी वही सोच रहा था, क्यों कहते हैं इसमें, बताओ क्या मिलता है? सोना मिलता है, सोने की परियां मिलती है, क्या मिलता है यहाँ? क्या रीज़न क्या है इसका? वो अच्छा, सैंड की वजह से, और सैंड मतलब ऐसा कलर है। अच्छा, मैं खुश हो गया था, शेरा कुछ अच्छी चीज़ होती होगी। सैंड की वजह से गोल्ड कलर का, इसलिए बोलते हैं। हटाओ से, नहीं जाना। फिर है सैंड बार। हाँ, इसका पूरा नाम लिख लेना, याद होगा आप लोगों को, हमने पढ़ा था इसका 7th क्लास में नाम, इसमें ना सैंड बार कहते हैं हम इसको।
सैंड बार एक इलोंगेटेड लंबे बिल्कुल जो बीच का जो किनारा होता है, जो उसका छोर होता है जहाँ पर लैंड ख़त्म हो रहा होता है, जब ऐसा डिपोजिशन बहुत लंबे एक एरिया में फैला हो लाइक दिस, जैसे आप एक बार के लिए इमेजिन कर लो मरीन ड्राइव को, मैं बीच नहीं कह रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मरीन ड्राइव एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाता है, बिल्कुल ऐसा बहुत लंबे एरिया में फैला होता है मरीन ड्राइव। ठीक है, अब यहां पर जो है देखना, मड या शिंगल, बजरी, रेत, जो भी है विच इज फाउंड इन द सी, वो शोर लाइन के ऑलमोस्ट पैरेलली रन करती है। अब जैसे यहां पर है आपका, इधर है पूरा का पूरा सी, और इसी के पास है पूरे का पूरा ये रेत। जब जब ये जो सी है ये पूरे के पूरे कोस्टल लैंडफॉर्म वाले एरिया से जहाँ जहाँ से होकर गुजर रही है, और जिस जिस जगह पर रेत जो है वो पूरी की पूरी जो फैली हुई है, वो होता है आपका सैंड बार। फिर होता है एक सैंड स्पिट। स्पिट एक रिज होता है या एक एम्बैंकमेंट होता है। अच्छा, मैं आपको पहले सैंड बार दिखा दूं। सैंड बार का एक एरियल व्यू दिखाऊं, ये देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जहाँ जहाँ मुड़ रहा है, जहाँ जहाँ वेव एक्शन तो नहीं, मतलब सी है जहाँ पर, उधर उधर ये जो डिपोजिशन हो रहा है, दिस इज सैंड बार। इसका हाँ बिल्कुल वाइट वाइट कलर का, और वो डिपेंड करता है कि रीजन कैसा है, कंट्री कौन सी है। जैसे एरियल व्यूज़ का एक ये देखो, इसलिए मैं आपको मरीन ड्राइव की तरह बता रहा था। ये देखो, ये सही है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। और ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होती है ना, जैसे श्रेया, मलेशिया वगैरह, वहाँ बहुत होता है ये स्ट्रक्चर ऐसा। और लास्ट है सैंड स्पिट। इट इज अ रिज और एम्बैंकमेंट ऑफ अ सेडिमेंट विच इज अटैच टू द लैंड ऑन वन एंड एंड टर्मिनेटिंग इन ओपन सी ऑन द अदर एंड। इनको फोटो नहीं मिली, कार्टून लगा दिए यहाँ। स्पिट्स आर कॉमन एट द माउथ ऑफ एस्चुरीज, एग्जाम्पल काकीनाडा स्पिट। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले ये कैसे वर्क करते हैं। सैंड स्पिट, सबसे पहले यहाँ पर देख लो, समझ जाओ कि क्या है ये स्पिट। ये दो एरिया से, मतलब एक ही यहाँ से कटा हुआ है, एक ही यहाँ पर जो कोस्टल लैंडफॉर्म है, ये गैप है, मतलब बेसिकली कुछ ना कुछ, एक सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन नहीं है, कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कोस्टल लाइन नहीं होके एक ही गैप आ रहा है, यहाँ पानी भर रहा है, हल्की सी लाइन चली, लेकिन जहाँ जहाँ सी वेव एक्शन जो रन कर रहा था ये पूरी वहाँ पर नहीं आ पाई। इसके बाद ये देख रहे हो यहाँ पर आके मिट गई। ये है सैंड स्पिट। और ये सीधी होगी भी कि नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो, ये कोई एक प्रॉपर लाइन तो है नहीं। यहाँ की मिट्टी गायब भी हो रही है, बन भी रही है, ऐसा सही है। लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं ना मज़े करने, बैठे हुए यहाँ, एक वेव एक्शन आएगा देखेंगे भी नहीं, फिर भागते फिरेंगे। स्पेशली इस वाले को तो यहाँ से यहाँ तक भागने में कितना टाइम लगेगा सोचो।
ठीक है, एक साइड पर लैंड से अटैच है एंड टर्मिनेटिंग इन ओपन सी ऑन द अदर एंड। ये देखो, लैंड से एक साइड पे अटैच है, खत्म जो इनका अस्तित्व हो रहा है यहाँ पर ऑन द अदर एंड ऑफ द सी। जैसा कि मैं आपको ये वाला भी दिखा रहा था, ये देखो पीछे से तो लैंड से तो अटैच होकर आ रहा है, आगे जाके सी में टर्मिनेट। ठीक है, श्रीलंकन वाटर्स में ये वाले स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो चैप्टर में सबको समझ में आया। लिथोस्फीयर आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। आप ऐसा मान के चलो कि 95% आपका जो प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड जो ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर का टॉपिक है दैट इज़ डन। कुछ और बातें तो हमेशा ही रह जाएंगी जानने के लिए, और जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड सोर्सेज को करना ही पड़ेगा। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारा लिथोस्फीयर पार्ट 2 ये हो गया कंप्लीट। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस।